अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट के होने वाले एग्जाम जीके और करंट अफेयर को इस सेक्शन में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बिहार सिविल के होने वाले एग्जाम्स क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर, नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की न्यू पैटर्न के आधारित इसमें हम लोग जीके और साथ में ही हम लोग कंप्यूटर का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसमें आज सेट 1 इसमें प्रारंभ हुआ है। इंग्लिश का सेट लगातार चल रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर जो कि 41 से 60 क्वेश्चन होगा, यानी 20 क्वेश्चन है। तो चलिए जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। कौन वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक है? सूखा के कारण तो वन कटाई होगा नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी वन कटाई नहीं होगा। वन कटाई होता है प्रमुख रूप से जो कारण होगा वह कृषि के लिए होता है। कृषि कार्य करने के लिए ही वनों की क्या है, कटाई की जाती है। अगर वनों की कटाई की मुख्य बात की जाए कि कौन कौन हो सकती है, तो याद रखिए, कृषि गतिविधियों को विस्तार करना या पशुधन की गतिविधि करना, वनों की कटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होना, या खाद्य उद्योग या खनन कार्यों के लिए वनों की कटाई की जा सकती है। यही निम्न कारण है जिसके कारण वन कटाई के प्रमुख कारक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? याद रखिएगा, यहाँ पर देश पूछा गया है, विश्व में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। विश्व में अगर कहवा की बात की जाए तो पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का कहवा का मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका का कहवा का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। ब्राजील जो है कहवा के बागों को फजेडा भी कहते हैं। अगर भारत में बात किया जाए कि भारत में कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत में नीलगिरी की पहाड़ी में पर भी कॉफी की खेती होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी जो थी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है। अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की प्रमुख कौन थी, तो याद रखिएगा लीला सेठ होगा। कौन होगा? लीला सेठ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यहां पर देखिए अंतिम उपदेश पूछा गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो अगर बात की जाए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहले उपदेश की बात किया जाए तो सारनाथ में दिया था और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। श्रावस्ती अगर बात किया जाए तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। याद रखिएगा इस चीज को, श्रावस्ती में जो है बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। सारनाथ तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। बुद्ध की अगर जन्म की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद आगरा का नाम से जाना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली का एक सल्तनत था जो जिसके शासनकाल में दिल्ली से अपनी राजधानी को ऐसे शहर ले गया जिसके बाद आगरा का नाम जाना गया, आगरा के नाम से जाना जाने लगा सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना की बात की जाए तो 1504 ईस्वी को की है। सिकंदर शाह लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ये लोदी वंश का महानतम शासक था। उसने भूमि की माप के लिए 30 इंच, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, 30 इंच के गज ए सिकंदरी का प्रयोग शुरू किया था। सिकंदर जो था गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 ईस्वी में। अगर ये चीज़ याद है तो उससे जुड़े हुए अब बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो ये 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, भारत में होम रूल लीग के जनक जो थे एनी बेसेंट को माना जाता। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय में, क्योंकि टाइम तो यही है 1914 से 1918 के बीच में चला था प्रथम विश्व युद्ध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात, तो जलियांवाला बाग की बात की जाए तो 1919 में हुआ था और 1906 जो कांग्रेस अधिवेशन के समय, ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बालाजी विश्वनाथ। अगर बात किया जाए पेशवा बालाजी विश्वनाथ की तो 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। बालाजी विश्वनाथ जो थे मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। कौन थे? द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के अध्यक्ष कन्हौजी अंग्रोई ताराबाई के गुट को तोड़कर साहू का नेतृत्व वाले उत्तरी मराठी संघ का सम्मिलित कर लिया था। बालाजी विश्वनाथ की बात की जाए तो 1719 ईस्वी में मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पॉलिटी से है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा, इसमें किसी बात के होते हुए भी राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाए कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समुचित है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन के लिए यह उपलब्ध कर सकेगी और इस अध्याय में अन्य उपबंधों को अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनिमय कर सकती है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगता है तो वह पदच्युत होगा किस प्रकार से? प्रश्न पूछा गया है, यदि भारत के कैग
नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंपोजिटर ऑडिटर जनरल पर किसी कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाए तो उसे पद से मुक्त पदच्युत कैसे किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। अब इसमें क्या होता है, महालेखा परीक्षा पर यदि कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाया जाए तो उसे संसद के दोनों सदन में समावेश कर उसे पद से हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक महाभियोग जैसे प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी चर्चा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में संबंध है। अब कैग की अगर बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी अवधि जो होती है इसकी अवधि जो होती है 6 वर्षों तक होती है, लेकिन यदि इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ये ज्योग्राफी से प्रश्न है। आगे का प्रश्न जो है ज्योग्राफी से है। पूछा गया है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मुज जलमरु स्थल से। हार्मुज जलमरु स्थल से अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है हार्मुज जलमरु स्थल से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर पाक खाड़ी की बात की जाए, पाक जलमरु स्थल की, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। बाब अल मैंडेब जलमरु स्थल की बात की जाए तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। संडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, पाक का हम पहले बता ही चुके हैं। भारत, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गंगा सागर। गंगा सागर को ही समुद्रपुत्र कहते हैं। हुगली के निकट 20 किलोमीटर का एक लंबा द्वीप है जिसे गंगा सागर के रूप में जाना जाता है। यहाँ न्यूमर नामक द्वीप का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है। पंबन द्वीप की अगर बात की जाए तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनका मुख्य भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो ये चीज़ आप लोग, इतने सारे फैक्ट आप लोग अच्छे तरीके से समझते चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण तिथि जो है वो 23 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति का मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो इसका सही है 21 अगस्त 2021 को। अगस्त 2021 को। न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ होता है। न्यायालय में जो प्रयुक्त होता है अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम जो होता है वही होता है अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। ये चीज़ अगर कोर्ट से रिलेटेड है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जिस
केस में जो वकील होता है, प्रतिनिधित्व के रूप में जिस वकील का नाम का उल्लेख रहता है, उस वकील को उस केस का एटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप लोगों को पता है सूर्य जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो होता है हाइड्रोजन का प्रमुख रूप से होता है, और हाइड्रोजन जो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का स्रोत कौन सा है? सूर्य होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन होगा आधारित होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य है। अब अगला प्रश्न जो है बायोलॉजी से, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है? तो इसमें बात किया जाए सबसे बड़ा जंतु समूह की अगर बात किया जाए तो ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा जो होता है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी की देह गुहा हिमोसील कहलाती है। इस संघ के प्राणी प्रायः एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एवं निषेचन जो हो गए शरीर के अंदर होता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि जो होता है ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। कॉकरोच के हृदय के 13 कक्ष होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मोलस्का संघ के प्राणी की बात की जाए उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि संगमरमर जिप्सम पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? संगमरमर जो चिप्स है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl की एसिड की क्या क्रिया होती है? तो याद रखिएगा संगमरमर चिप्स के तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्ल राज बनाने के रंग एवं औषधि बनाने में होता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सबसे पहले तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। हाइड्रिक अम्ल की बात की जाए तो HCl हो जाएगा, ठीक है, और ये बनाएगा क्या CaCl2 प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आगे देखिए किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण कैसा होगा? किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण में कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवरक्त। किसी गर्म भट्ठी में अगर उत्सर्जन विकिरण की बात की जाए तो अवरक्त होता है। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता जो है हर्शले है। अवरक्त विकिरण की अगर खोज की बात की जाए तो हर्शेल है। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य की प्रास की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा आप लोग 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर परावैंगनिक किरण की खोज रीटर के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। इसकी खोज की अगर बात की जाए परावैंगनिक किरण की तो रीटर के द्वारा किया गया था। परावैंगनिक का उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्पन्न करने बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
अगर गामा किरण की बात की जाए तो गामा किरण की खोज बैक्यूरेल की द्वारा किया गया था। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर भी करने वाले हैं अभी। यदि किसी दर्पण के फोकस की लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिएगा, तो इस तरह का होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत आने वाली किरणों को फैलाता है। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो प्रश्न है इसमें बेसिक कंप्यूटर और साइंस है, तो इस चीज़ को हमने भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी हमने ऐड कर लिया है, इसको भी हमने ऐड किया है। तो आप लोग इस चीज़ को भी आप वीडियो को पूरा देखें और इसका हर दिन इस पर एक सेट आएगा इंग्लिश का और जीके प्लस कंप्यूटर दोनों इसमें ऐड रहेगा। जीके कंप्यूटर एक साथ खींचेंगे और इंग्लिश का सेक्शन जो होगा वो एक साथ चलेगा। इस चैनल के माध्यम से दोनों सेट प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे देखिए हम लोग, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? पूछा गया है। पहली पीढ़ी का 86 से लेकर आपको 100 तक जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का जो मुख्य घटक था वह क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, वैक्यूम ट्यूब था। पहला जो कंप्यूटर जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। वैक्यूम ट्यूब को इलेक्ट्रॉनिक में निर्वात नली कहा जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका कार्य निर्वात में विद्युत धारा को प्रवाह पर आधारित है। इसे केबल ट्यूब या बल्ब भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे इलेक्ट्रॉनिक नली और यूके में इसे तापायनिक बल्ब कहते हैं। यह वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक के जन्म के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में अगर मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसके स्टोरेज भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो इतनी सारी फैक्ट जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से आप लोगों को आना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में आता है EEPROM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग रोम को पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब E और P से क्या होगा? तो E से होता है इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? कौन सा ऐसा है जिसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में थोड़ा सा कुछ और शब्द को हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें होता है EDP होता है, तो EDP का मतलब होता है EDP का मतलब होता है EDP होता है एक EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ERNET की बात की जाए तो एजुकेट रिसर्च नेटवर्क, वो जैसे जैसे आपको आता जाएगा हम लोग इस पर बात करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा नेक्सस को जो है पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। पहला वेब सर्वर की अगर बात किया जाए, पहला वेब ब्राउज़र जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, अर्थात
WWW कहा जाता है। इसे विकसित करने का श्रेय अगर बात की जाए विकसित करने का, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इसका नाम बदलकर नेक्सस रख दिया गया है। इसी का नाम जो बदलकर रख दिया गया है वह नेक्सस है। समझ में आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स वेब सर्च इंजन है। इसके द्वारा इंटरनेट की चीज़ों को खोजना आसान होता है। ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, अस्थायी, ठीक है, और अस्थायी मेमोरी। तो यहाँ पर पूछा गया था अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी की अगर बात किया जाए तो वो होते हैं रैम होते हैं। क्या होते हैं? रैम होते हैं। रैम, रोम जो होता है वो होता है अस्थायी मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो रैम का मतलब होता है। ठीक है, रैम कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन को संग्रहित डाटा को पढ़ने, डाटा को स्टोर करने के लिए एक समान समय लगता है। रैम की अगर प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अगर रैम के प्रकार की बात की जाए तो एक होता है एस रैम होता है। क्या होता है? एस रैम होता है। एस से मतलब होता है स्टैटिक, और बाकी रैम का वही हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो होता है डी, तो डी से होता है डायनेमिक रैम। एस रैम और डी रैम की अगर बात की जाए, एस रैम और डी रैम की बात की जाए, की तुलना की जाए तो कम डेटा होल्ड करती है। एस रैम जो है डी रैम की तुलना में, एस रैम जो है डी रैम की तुलना में कम डाटा को क्या करती है? होल्ड करती है। डी रैम की रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। डी रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि एस रैम खुद से अब रिफ्रेश हो जाता है। डी रैम और एस रैम से धीमी होती है। ये जो होता है धीमा होता है और ये तीव्र होता है। एस रैम जो होता है तीव्र होता है, इसलिए इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन यह डी रैम में एक है कि इसमें स्टोरेज क्षमता जो होती है एस रैम के मुकाबले ज़्यादा होती है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कि नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मशीन लैंग्वेज जो होता है वो पहला बता चुके हैं। मशीन लैंग्वेज जो है भारत विश्व की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा जो थी उसे मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा की असेंबली भाषा कहा जाता है, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा की उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को डोमेन आधारित थी, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। और C++ और कोबोल, जावा, ये सभी जो है उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न जो है, रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है। तो इसका हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो होगा प्राइमरी होगा, यानी प्राथमिक होगा। प्राथमिक मेमोरी होगा रैम। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहले बता चुके हैं। प्राइमरी और दूसरा जो होता है ये पहला है, और ये दूसरा जो प्रकार का होगा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। अस्थाई और अस्थाई, तो अस्थाई के रूप में हम बता चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी और द्वितीयक। तो अस्थाई सेकेंडरी की अगर बात, प्राइमरी की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है, कौन सा आता है? रैम है। रैम जो हो जाएगा वो अस्थाई होता है, और ये होता है अस्थाई होता है। अस्थाई कौन सा होता है? ये नंबर द्वितीयक, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? रैम आएगा। रैम इधर आएगा, इधर रोम आएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पीड तो होगा ही, एक्यूरेसी भी होगा, डेटा स्टोरेज भी होगा, लेकिन इंटेलिजेंस कोशेंट ये नहीं होता है।
विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता निम्न है। वो क्या है? गति हो सकती है, बिल्कुल स्वचालित हो सकती है, त्रुटि रहित कार्य भी हो सकता है, विशाल भंडारण क्षमता भी हो सकता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विश्वसनीयता। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ये प्रश्न बहुत ही इजी है। तो ये सभी जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेल के मौजूद तारीख को इंटर करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्ति स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम में उनके संग्रह आकारों स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है? इसमें अगर बात किया जाए, बढ़ते क्रम में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है, फिर हार्ड डिस्क होता है, फिर ड्राइव होता है। ये बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में जो है लोगो की बात किया गया है कि लोगो क्या है। तो कंप्यूटर में जो लोगो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग भाषा होता है। लोगो का मतलब होता है लोगो, यही है लोगो। एल से होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ऑफ ग्राफिक, ऑफ ग्राफिक, जी से ग्राफिक, ओरिएंटेड। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, डैश एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियमित पहलुओं को संदर्भित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइबर लॉ। क्या होगा? साइबर लॉ एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन से उपाय नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सा उपाय नहीं है? तो किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग जो है बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर वायरस से बचने की सुरक्षा के नियमों में से नहीं है। अगला प्रश्न है आज के सेट का आखिरी प्रश्न, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीरियल। सीरियल इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसफर करता है। सीरियल इंटरफेस दो डिजिटल सिस्टम के बीच एक संचार इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इस तरह से आज का सेट 1 जो है जीके प्लस कंप्यूटर का समाप्त हो गया। इंग्लिश का सेक्शन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आज इंग्लिश का सेक्शन जो है इवनिंग में आएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना।